साथियों नमस्कार। मैं सी अमित अग्रवाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी 2021 को माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा देश का बजट प्रस्तुत किया गया था। आज हम आपके सामने उस बजट के कुछ प्रावधानों को आपके सामने विस्तार से चर्चा करेंगे। इस बजट में इस बार बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट हुए हैं। लगभग 80 अमेंडमेंट तो डायरेक्ट टैक्स में हुए हैं, लगभग 15-16 अमेंडमेंट इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी में हुए हैं। तो हम जो डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट्स हैं उन अमेंडमेंट्स को एक सीरीज़ के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो उस सीरीज़ के आज के भाग में मैं आपके सामने चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस पर जो भी अमेंडमेंट इस बजट में हुए हैं उनको मैं एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और आपसे इसके बारे में डिस्कस करूंगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन पर पिछले 3-4 सालों से लगातार अमेंडमेंट होते हुए आ रहे हैं। गवर्नमेंट की मंशा है कि चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन अप टू डेट हो जाए, उनके द्वारा जो भी एक्टिविटी करी जा रही हैं वो चैरिटेबल हो, चैरिटेबल के अलावा और अदर एक्टिविटी ना हो। इन्हीं सारी चीज़ों पर रोक लगाने के लिए, उन सारी चीज़ों को एक एक करके सारी चीज़ों को चेक करने के लिए गवर्नमेंट हर साल कुछ ना कुछ अमेंडमेंट लेके आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनेंस एक्ट 2020 में भी गवर्नमेंट ने एक उसमें मेजर अमेंडमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट में ये किया था कि जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, रिलीजियस ट्रस्ट हैं, उन सबको अपने रजिस्ट्रेशन दोबारा से कराने होंगे। यानी कि जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रस्ट हैं वो सारे ट्रस्ट री रजिस्टर्ड होंगे। लेकिन किन्हीं कारणवश जो देश में कोरोना की महामारी आ गई थी उसके कारणवश अभी तक उसकी यूटिलिटी गवर्नमेंट जो है उसकी यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं करा पाई है। अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि उसकी यूटिलिटी 1 अप्रैल 2021 से आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी और अप्रैल मई जून 3 महीने का समय आप लोगों को मिलेगा। जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको दोबारा से ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा और ऑनलाइन फॉर्म करने के बाद उनको एक रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो साथियों, इस तरीके से देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट लगातार चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन पर ध्यान दे रही है। इस बजट में भी गवर्नमेंट ने चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन पर काफ़ी महत्वपूर्ण अमेंडमेंट किए हैं। तो उन अमेंडमेंट में से सबसे पहले मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ सेक्शन 10(23)(c) 3rd AD एंड सेक्शन 10(23)(c) 3rd AE। इन दोनों सेक्शनों में पहले मैं बताता हूँ कि एग्जिस्टिंग प्रोविज़न क्या है, इनमें किस तरीके से लागू होती हैं। तो सेक्शन 10(23)(c) 3rd AD में आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आते हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं। और सेक्शन 10(23)(c) 3rd AE में आपके हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेज आती हैं। इसमें अभी प्रावधान ये है कि अगर उनकी एनुअल रिसीप्ट 1 करोड़ रुपए से कम है तो उनकी सारी इनकम गवर्नमेंट ने एग्जाम कर रखी है। अगर 1 करोड़ रुपए तक की उनकी रिसीट है तो उनको कोई भी इनकम टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उनको ITR अपना दाखिल करना होता है, लेकिन उनको ना तो कोई ऑडिट कराने की आवश्यकता होती है, ना ही किसी प्रकार की और उनके ऊपर कोई रिक्वायरमेंट है। केवल एकमात्र रिक्वायरमेंट ये रहती है कि उनको अपना ITR फाइल करना होगा। अब इस प्रोविज़न को गवर्नमेंट ने इस बजट में एनलार्ज कर दिया है। अब गवर्नमेंट ने इस 1 करोड़ की जो लिमिट थी, इस लिमिट को बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया है। तो 1 करोड़ की लिमिट को बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया है। अब इसमें जो थोड़ा सा जो डिटेल डिस्कशन है, जो समझने वाला है, उसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अभी तक का ये प्रोविज़न था उसमें इस तरीके से एक्ट की जो लैंग्वेज थी उसमें कहीं भी एग्रीगेट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। जैसे सपोज करिए एक कोई भी इंस्टीट्यूशन है, इसका एक पैन नंबर है और उस इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत क्या नाम है, स्कूल भी चल रहे हैं और मेडिकल कॉलेज भी चल रहे हैं, हॉस्पिटल भी चल रहे हैं, और उन सब की ग्रॉस एनुअल रिसीट 1 करोड़ रुपए से कम होती थी। तो ऐसे केस में इंस्टीट्यूशन वाइज हमको उसकी एग्जाम्शन मिल जाती थी और हमको उसको एग्रीगेट नहीं करना होता था और हमको उसके लिए किसी भी एग्जाम्शन की आवश्यकता नहीं होती थी, ना हमको कमिश्नर के यहाँ से उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता था। तो अभी तक के प्रोविज़न में इंस्टीट्यूशन वाइज हमको उसकी एग्जाम्शन मिल जाती थी। लेकिन अब जो बजट 2021 में गवर्नमेंट ने चेंज किया है उसमें उन्होंने शब्द लिख दिए एग्रीगेट एनुअल रिसीप्ट। यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति है, कोई इंस्टीट्यूशन है, वो अपना इंस्टीट्यूशन में अपना स्कूल भी चलाता है और अपना मेडिकल कॉलेज भी चलाता है, तो उसकी सारे स्कूल्स की और सारे मेडिकल कॉलेज की, हॉस्पिटल की सारी रिसीट जोड़ी जाएंगी। अगर वो रिसीट उसकी 5 करोड़ रुपए से कम है तो उसको किसी प्रकार के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है और उसको केवल ITR दाखिल करना है। अगर उसकी ग्रॉस एनुअल रिसीट एग्रीगेट करके 5 करोड़ से ऊपर बैठती हैं तो उसको 10(23)(c) में
या तो कमिश्नर से अप्रूवल लेना होगा या उसको सेक्शन 12A में, जो इस समय 12A भी हो चुका है, उसके अंतर्गत उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो ये मैंने आपको धारा 1023C के प्रावधान बता दिए। तो इसमें विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की योग्य बात यही है। इसका अगर हम देखें, इसका प्रभाव किस तरीके से पड़ेगा। जो हमारे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन थे, जो ऐसे एक दो विद्यालय चलाते थे, इनके छोटे छोटे विद्यालय थे, इनकी रिसीट 1 करोड़ रुपये से कम थी, तो उनको इस प्रावधान से फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जो ऐसे बड़े हैं, जिनके कई कॉलेज चल रहे हैं, हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, उन सबकी जो भी रिसीट होगी वो एग्रीगेट कर दी जाएगी। और एग्रीगेट करने के बाद अगर वो 5 करोड़ से ऊपर होती है तो उनको कमीशन ऑफ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन के यहाँ से 1023C में अप्रूवल की आवश्यकता होगी, या सेक्शन 12AB में उनको अपना उनको रजिस्ट्रेशन इसमें कराना होगा। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन में इस बार गवर्नमेंट ने जो मेजर परिवर्तन किया है वो किया है कॉर्पस डोनेशन संबंधित। तो कॉर्पस डोनेशन में मैं आपको पहले एग्जिस्टिंग प्रावधान बताता हूँ कि एग्जिस्टिंग प्रावधान क्या है। कॉर्पस डोनेशन का मतलब होता है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड मेड विद स्पेसिफिक डायरेक्शन। हमको अगर कोई हमको डोनेशन मिलता है जो कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जिसने हमको डोनेशन दिया है उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है कि आप इस पैसे को किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए खर्च करेंगे, तो उसको कॉर्पोरेट डोनेशन माना जाता है। और आज तक के हिसाब से वो सेक्शन 11(1)D में एग्जेम्प्ट था, उस पर कोई भी टैक्स चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को नहीं देना था। एग्जेम्प्ट वो आज की डेट में अभी उसको कोई टैक्सेबल नहीं किया गया है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस गवर्नमेंट ने इस बार से इम्पोज कर दी हैं। उन कंडीशनों में ये इम्पोज कर दिया है, अगर कोई कॉर्पोरेट डोनेशन किसी इंस्टीट्यूशन को कॉर्पोरेट डोनेशन मिलता है तो सबसे पहले तो उसको क्या करना होगा कि जितना भी पैसा कॉर्पोरेट डोनेशन में मिला है उसको उस पैसे को सेपरेटली रखना होगा। सेपरेटली रखने के बाद उस पैसे को जो सेक्शन 11(5) के मोड्स हैं उसमें इन्वेस्ट करना होगा। सेक्शन 11(5) के मोड्स में सेविंग अकाउंट में रख सकता है, FDR बनवा सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, और भी उसमें सेक्शन 11(5) में कई मोड्स दिए गए हैं। उसको सेक्शन 11(5) के मोड्स में उस पैसे को रखना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उस कॉर्पोरेट डोनेशन को उसकी इनकम मान लिया जाएगा। तो मेरा सभी इंस्टीट्यूशन से ये अनुरोध है कि इस प्रावधान को विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने इस प्रावधान का पालन नहीं किया तो आपकी जो कॉर्पोरेट डोनेशन की रिसीट है वो आपकी नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट की जाएगी और उस पर आपको इनकम टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है। इसके अलावा इन्होंने एक कदम और आगे बढ़ते हुए उसमें एक प्रावधान कर दिया कि आपने उसको सेपरेटली भी रख दिया और आपने उसको 11(5) के मोड में रख दिया है, लेकिन आप उस कॉर्पोरेट डोनेशन का जो पैसा है उस पैसे को खर्च नहीं कर सकते हो नॉन पर्पस के लिए। आपने सपोज करिए इस साल आपको 50 लाख रुपए का कॉर्पोरेट डोनेशन मिला और आपने उसको 11(5) के मोड्स में रख दिया। उसमें से 25 लाख रुपये आपने नॉन कॉर्पस पर्पस के लिए खर्च कर दिए। जिस एक्टिविटी के लिए आपका ट्रस्ट रजिस्टर्ड है उस एक्टिविटी के लिए आपने 25 लाख रुपये खर्च कर दिए, तो उन 25 लाख रुपये को एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं बनाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ट्रस्ट की रिसीट 1 करोड़ रुपये है तो उसको 1 करोड़ रुपये में से 85% का एप्लीकेशन करना होता है। अब 85% की एप्लीकेशन के लिए उसको 85 लाख रुपीज़ खर्च करने होंगे। इसमें से वो ट्रस्ट केवल साल में 60 लाख रुपये तो अपने जो नॉर्मल इनकम थी उससे खर्च कर पाया। उसका बाकी का कारण ये हो सकता है उसको रिसीट ना मिली हो या अन्य किसी कारण से हो सकता है। बाकी के जो 25 लाख थे उसने कॉर्पोरेट डोनेशन की जो रिसीट आई थी उससे खर्च कर दिए। इस प्रकार से उसने 85 लाख रुपये खर्च कर दिए। तो इस केस में उसको केवल 60 लाख का ही एप्लीकेशन माना जाएगा, 25 का एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। लेकिन अगले सालों में जाके जिस साल में भी उसकी जो नॉर्मल रिसीट होती है, अगर नॉर्मल रिसीट से वो उस कॉर्पस डोनेशन जो पैसा खर्च किया है उसको उसी मोड में वो इन्वेस्ट कर देता है तो वो उस साल का एप्लीकेशन माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम नेक्स्ट ईयर में चलते हैं। नेक्स्ट ईयर में सपोज करिए हमारी 1 करोड़ रुपये की रिसीट हुई और नेक्स्ट ईयर में भी हमारी ये स्थिति रही कि हमारा क्या नाम 60 लाख का हमारा नॉर्मल इनकम से हमने खर्चा किया और बाकी के जो 25 लाख रुपये हम कॉर्पोरेट डोनेशन से खर्च कर चुके थे वो 25 लाख रुपये हमने वापस ले कॉर्पोरेट डोनेशन की जो सेपरेटली अकाउंट खोला हुआ है जो 11(5) के मोड्स में जमा किया है हमने 25 लाख रुपये उसमें जमा कर दिए। तो यानी कि जो हमारा कॉर्पोरेट डोनेशन का अमाउंट था वो पूरा वहीं में ही हो गया है। तो इस 25 लाख को
अगले सालों में एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लिया जाएगा और इसको सेक्शन 11 की एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो साथियों, जो कॉर्पोरेट डोनेशन से संबंधित प्रावधान थे, इन प्रावधानों को आपको बहुत बारीकी से समझना होगा और इसकी अकाउंटिंग भी बहुत हमको तरीके से करनी होगी। हमारे जितने भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस वाले कस्टमर क्लाइंट हैं, उनको हमको एजुकेट करना होगा कि आपको इस तरीके से रिसीट उसको अकाउंटिंग इस प्रकार से करनी होगी कि नॉर्मल इनकम की अकाउंटिंग अलग होगी और कॉर्पोरेट से जो रकम मिली है उसकी अकाउंटिंग अलग होगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पलों में बताया था पहले एग्जाम्पल में और दूसरे एग्जाम्पल में, कि पहले एग्जाम्पल में हमने कितना पैसा कॉर्पोरेट से खर्च कर दिया, उसको भी आपको कहीं ना कहीं अकाउंटिंग उसकी इस प्रकार से करनी होगी, जिससे कि आगे अगले सालों में आप उसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक और मेजर अमेंडमेंट इसमें किया गया है, अभी तक क्या होता था ट्रस्टों में कि अगर किसी ट्रस्ट को कोई कैपिटल एसेट्स परचेज करनी है तो उसके लिए सपोज करिए उसने बैंक से बोरिंग कर ली और बैंक से बोरिंग करने के बाद जो पैसा मिला है उसको उसने एप्लीकेशन के रूप में यूज़ कर लिया, तो ऐसे पैसे को एप्लीकेशन नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि जो लोन मिला है वो आपकी इनकम नहीं है। जब वो आपकी इनकम नहीं है तो उसके अगेंस्ट में जो आपने पैसा खर्च किया है उसको भी एप्लीकेशन नहीं माना जा सकता। तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक अमेंडमेंट इस साल उसको ले आई है कि अगर आपने कोई भी बोरिंग्स करी हैं और बोरिंग्स करके जो पैसा आया है उस पैसे से आपने कोई भी खर्चा किया है, आपने कोई कैपिटल असेट्स आपने परचेज करी है, तो उसको इस साल में यूटिलाइजेशन नहीं माना जाएगा, उसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर जब भी आप इस लोन का रिपेमेंट करेंगे अगले सालों में तो इसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा विद इंटरेस्ट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके इसको समझाता हूँ। जैसे सपोज करिए किसी ट्रस्ट को, किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को कोई ज़मीन खरीदनी है, इसकी कीमत 5 करोड़ रुपये है। चैरिटेबल ट्रस्ट के पास अपने 3 करोड़ रुपये तो हैं जो उसको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से आए हैं, या उसके पास हो सकता है कि जो 15% जो सेव करके चलता है उसके पास पुराना बैलेंस पड़ा हुआ है, और बाकी के रुपए के लिए उसने जो है फाइनेंस कराया बैंक से, 2 करोड़ रुपये का उसने बैंक से फाइनेंस कराया। जब उसने 2 करोड़ रुपये का बैंक से फाइनेंस कराया और 5 करोड़ रुपये की एसेट्स खरीदी, तो इस साल का जो एप्लीकेशन होगा वो केवल 3 करोड़ का एप्लीकेशन बनाया जाएगा, ना कि 5 करोड़ का एप्लीकेशन बनाया जाएगा। अगले सालों में जब वो बैंक का पैसा रिपेमेंट होगा, 2 करोड़ का जो अपने फाइनेंस बैंक से लिया था उसके आप इंस्टॉलमेंट के रूप में जैसे जैसे उसका भुगतान करेंगे, जैसे जैसे उसको रिपेमेंट करेंगे विद इंटरेस्ट, उस पैसे को उस साल का एप्लीकेशन बन लिया जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। और इस प्रकार से उसको एप्लीकेशन बन लिया जाएगा और वो आपका एप्लीकेशन हो जाएगा। इसके अलावा एक अमेंडमेंट और गवर्नमेंट ने किया है जो बहुत मेजर अमेंडमेंट है। अभी तक के प्रावधानों में ये था कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन जिसकी सपोज करिए एग्जाम्पल के तौर पर उसकी आमदनी, इसकी इनकम 100 रुपीज़ हुई, और कई बार क्या होता था कि इनकम हमारी कम हुई है लेकिन हमने उससे ऊपर एप्लीकेशन कर दी। हमारे पास जो पुराने फंड पड़े हुए हैं, जो 15% का हमारा जो पैसा रहता है, जो बच जाता है हर साल, वो पैसा हमारे पास रखा हुआ है, उस पैसे से हमने खर्चा कर दिया। सपोज करिए मेरी इस साल में ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ की हुई और मैंने 1 करोड़ 10 लाख रुपये का खर्चा कर दिया, तो जो मेरा एक्सेस एक्सपेंडिचर होता था 10 लाख का, उसको मैं अगले सालों की जो इनकम थी उससे सेट ऑफ कर लिया करता था। इस बारे में तमाम हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं, जिन जजमेंटों में ये बताया गया है कि जो मैंने पैसा खर्च किया है 1 करोड़ 10 लाख वो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए किया है, जो मेरा 10 लाख का एक्सेस खर्च हो गया है वो हुआ तो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए है, उस पैसे को मैं अगले सालों की इनकम से सेट ऑफ कर लिया करता था। जैसे फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की इनकम मुझे मिली और मैंने 1 करोड़ 10 लाख उसमें खर्च कर दिया, 10 लाख मेरा एक्सेस हो गया। अब अगले साल में जाके मेरे को 1 करोड़ की इनकम फिर दोबारा मिली, उस साल मैं केवल अपना 75 लाख ही खर्च कर पाया, बाकी का जो 10 लाख शॉर्ट हो गया, जो मेरा पिछले सालों का एक्सेस एक्सपेंडिचर था उस 10 लाख को मैं इस साल की इनकम से सेट ऑफ कर लिया करता था। तो इस साल का भी मेरा पूरा 85% एप्लीकेशन हो जाया करता था और मेरे को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। गवर्नमेंट ने इस प्रावधान को भी हटा दिया है। गवर्नमेंट को मेरे को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के पास कुछ ईगो प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इस बजट में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो निर्णय थे, जो लॉस बहुत से केसों में सेटल हो चुका है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास केस जो पहुंचता है वो कई ईयर्स में जाकर पहुंचता है और लॉ सेटल होता है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक ही झटके में एक एक्ट में प्रावधान लगे कि भाई आपका कोई भी अगर एक्सेस एक्सपेंडिचर है, यानी कि आपकी कोई डेफिसिट है, तो हम आपका उसको कोई भी क्लेम नहीं देंगे, वो आपका उस साल में ख़त्म हो जाएगा। तो ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी कहीं ना कहीं झटका है। आप मुझको ये बताइए कि जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं,
या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं जिस सरकार के व्यापारिक कार्य कर रहे हैं, जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी भारत सरकार की होती है। भारत सरकार को देखना है कि जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चैरिटेबल के काम है वो सरकार को करने चाहिए। लेकिन सरकार चूँकि पूरा कार्य नहीं कर सकती है तो बहुत सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बन गए हैं, उनको इसीलिए एग्जाम्पशन उनको दी जाती है कि वो कार्य करें, इससे उनको टैक्स ना देना पड़े। अब जब इंस्टीट्यूशन ने, जो जेन्युइन इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उसने एक्सेस खर्चा कर भी दिया है तो उसको अगले सालों की इनकम से उसका जो एप्लीकेशन मिलना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने इस बजट में उस प्रोविज़न को भी हटा दिया। अब 1 अप्रैल 2021 से कोई भी इस तरीके का आपको एक्सेस एप्लीकेशन होगा वो अगले सालों की इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। इससे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन काफ़ी डिस्करेज होंगे और वो एक्स्ट्रा खर्चा करने से पहले सोचेंगे कि जब हमको एक्स्ट्रा खर्चा मिल नहीं रहा है तो हम मतलब किस प्रकार से इसको चैरिटेबल पर्पज़ के लिए खर्चा करें। तो इसके अलावा आज मैंने आपको जो चैरिटेबल ट्रस्ट से संबंधित प्रावधान बताई, सबसे पहला प्रावधान तो मैंने आपको बताया 10(23)(c) थर्ड AD और थर्ड AE, उसमें 1 करोड़ की लिमिट को बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। हालांकि 1 करोड़ की पहले जो लिमिट थी वो इंस्टीट्यूशन वाइज थी, अब लेकिन जो 5 करोड़ की जो लिमिट है वो एग्रीगेट है, हमको उसकी सारी रिसीट को एग्रीगेट करना होगा। उसके बाद अगर वो 5 करोड़ से नीचे की रिसीट है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, केवल उसको ITA फाइल करना है, उसको और कुछ नहीं करना है। अगर वो 5 करोड़ से ऊपर हो जाता है तो उसको क्या नाम है 10(23)(c) में कमिश्नर के या तो अप्रूवल के लिए अप्लाई करना होगा, या उसको 12A में 12A में, जो इस समय 12A भी हो चुकी है, उसमें उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। इसके अलावा मैंने आपको सेकंड प्रोविजन बताया था कॉर्पोरेट डोनेशन संबंधित। कॉर्पोरेट डोनेशन का जो भी पैसा हमको मिलेगा उसको हमको एक मतलब सेपरेटली रखना होगा और सेक्शन 11(5) के मोड्स में हमको उसको इन्वेस्ट करना होगा। अगर हम उस पैसे में से कुछ खर्च कर देते हैं तो उस साल हमको उसका एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगले सालों में अगर हम उस पैसे को कॉर्पस में दोबारा जमा कर देते हैं तो उसका हमको एप्लीकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको तीसरा प्रावधान बताया था कि अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बैंक से लोन लेके या किसी और अन्य पार्टी से लोन लेके खर्चा करता है तो वो उसका एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा, लेकिन जिस समय लोन का रीपेमेंट होगा विद इंटरेस्ट वो उसको एप्लीकेशन मान लिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी साल में इंस्टीट्यूशन की डेफिसिट है या उसने एक्सेस एक्सपेंडिचर कर दिया है तो वो एक्सेस एक्सपेंडिचर अगले सालों की इनकम से काउंट नहीं होगा। तो साथियों, मैंने आज आपको चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन संबंधित लगभग सारे प्रावधानों को डिटेल में बताने का अपना पूरा प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस क्वेरी का आंसर दे सकूँ। इसके अलावा मैं आपको चैरिटेबल ट्रस्ट में एक बात और बताना चाहता हूँ। 1 अप्रैल 2021 से जो भी एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है हमारे, जो सेक्शन 12AA में, सेक्शन 80G में या सेक्शन 10(23)(c) में रजिस्टर्ड हैं, उन सबको 1 अप्रैल 2021 से अपने इंस्टीट्यूशन का दोबारा से री रजिस्ट्रेशन कराना होगा। री रजिस्ट्रेशन के लिए 3 महीने का समय दिया जाएगा। उसकी यूटिलिटी वही नहीं है, यूटिलिटी उसकी आ जाएगी, वो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। आप सभी लोग उस समय का विशेष ध्यान रखें। उस समय में अगर आपने अपना फॉर्म को फिलअप नहीं किया तो हो सकता है कि आपका जो चैरिटेबल ट्रस्ट है इसमें एग्जिस्टिंग 12 और रजिस्ट्रेशन है, हो सकता है आपको रजिस्ट्रेशन फिर आगे चल कर ना मिल पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।